सीतापुर गांव में बहुत गरीब किसान राजू रहता था। उसकी पत्नी सुमन बहुत दिनों से बीमार थी। रमेश ने अपनी पत्नी का इलाज बहुत जगह कराया, पर कोई डॉक्टर या वैद्य उसे बचा नहीं सका। अब वह अपनी बेटी रोशनी की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर लेता है। उसकी नई पत्नी का नाम था सुषमा। वह रोशनी को बिल्कुल अपनी बेटी प्रिया की तरह अच्छे से रखती थी। एक दिन राजू को सांप काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सुषमा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह रोशनी से बहुत काम करवाती, मारती और रूखा सूखा भोजन देती थी। सुबह 5 बजे से उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी माँ मुझे कभी बेटी नहीं समझती। अरे तूने आज फिर से देर कर दी। तू कभी मेरी बेटी थी ही नहीं। बोझ है इस घर पर। सुन, समोसे बना और गांव में जाकर बेच। रोशनी चुपचाप समोसे बनाने लगती है। सुषमा गुस्से में कहती है, ध्यान से बनाना समोसे। अगर कच्चे निकले तो कोई नहीं खरीदेगा, और अगर तुम समोसे नहीं भेज पाई तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी, याद रखना। रोशनी सर झुकाकर समोसे बनाने लगती है। कुछ ही देर में समोसे तैयार हो जाते हैं। सुबह की हल्की धूप है, पगडंडी पर धूल उड़ रही है। रोशनी माथे पर समोसे की टोकरी लिए धीरे धीरे गांव में घूम रही है। उसके चेहरे पर थकान है, पर आवाज़ में उम्मीद बाकी है। रास्ते में कुछ औरतें बातें करती हैं। अरे देखो, फिर निकली समोसे बेचने। माँ बेटी घर में आराम करती है और ये बेचारी कितना काम करती है। तब से इसके पापा मरे हैं, उसे दिन के बाद इसकी सौतेली माँ इससे बहुत काम करवाती है, बहुत अत्याचार करती है इस पर। हाँ मीना, इसकी अपनी माँ होती तो कभी इतना बेरहमी वाला काम न करवाती। यह सुनकर रोशनी की आंखें भर आती हैं। वह कुछ नहीं बोलती और आगे बढ़ जाती है। फिर आवाज लगाने लगती है, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, तीखी चटनी के साथ। पास खेल रहे कुछ बच्चे रुक जाते हैं। एक बच्चा दौड़कर आता है, जेब से सिक्का निकालते हुए कहता है, दीदी, एक समोसा दो ना, आज मम्मी ने पैसे दिए हैं, तुम्हारे समोसे की बहुत तारीफ करती हैं। रोशनी हल्की सी थकी मुस्कान के साथ समोसा दे देती है। तभी एक बूढ़ी अम्मा चारपाई पर बैठी आवाज लगाती है, ए रोशनी, इधर आ बैठ। 2 समोसे देना और थोड़ा बैठ भी जा। कब से चल रही होगी? रोशनी उनके पास बैठ जाती है। अम्मा गौर से उसका चेहरा देखती है। बेटी, तू कितनी मेहनत करती है, पर तेरी आंखों में हमेशा उदासी क्यों रहती है? बस अम्मा, कुछ लोग घर में मुझे अपना नहीं समझते तो आंखें भीग ही जाती हैं। दुनिया तो बेगानी हो सकती है, पर माँ अगर अपनापन न दे तो बहुत भारी लगता है ना? अम्मा, मैं तो रोज सोचती हूँ कि एक दिन कुछ ऐसा करूँगी कि मुझे बोझ नहीं, बेटी कहाँ जाए। शाम का समय था। रोशनी समोसे बेचकर घर लौट रही थी। माथे पर पसीना और पैरों में थकान। घर पहुंचते ही सुषमा गुस्से में आग बबूला हो गई। इतनी देर कहाँ थी? दिन चढ़ गया, अब आ रही है तू? माँ, समोसे बेचने में देर हो गई और आते समय पैर में कांटे चुभ गए। झूठ मत बोल, तेरा काम में मन ही नहीं लगता। प्रिया से कुछ सीख, कितनी सीधी है, कितनी सुंदर है। रोशनी चुपचाप सर झुका लेती है। रात को खाने में रोशनी को बासी रोटी और थोड़ी सी दाल दी जाती है, जबकि प्रिया के सामने घी लगी रोटी और मिठाई रखी जाती है। माँ, क्या थोड़ी और दाल मिल सकती है? बहुत भूख लगी है। चल भाग यहाँ से। तुझे खाना कम मिलेगा, तभी तो काम करना सीखेगी। रोशनी चुपचाप अपनी थाली उठाकर एक कोने में बैठ जाती है। आंखों में आंसू हैं। बाहर आसमान में चांद टिमटिमा रहा था। पिताजी जब थे तो सब अच्छा था। माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब वो चल बसे तो सब बदल गया। अब ये सौतेली माँ क्यों नहीं समझती कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी प्यार चाहती हूँ। अगले दिन सुबह हर दिन की तरह आज भी रोशनी उम्मीद के समोसे लेकर निकल पड़ी थी, लेकिन किस्मत को शायद उसके पसीने से नफरत थी। अचानक उसका पाँव एक गहरे गड्ढे में पड़ता है। संतुलन बिगड़ता है
और वह ज़ोर से गिर जाती है। टोकरी गिरती है, समोसे धूल में बिखर जाते हैं। वो कांपते हाथों से समोसे समेटने की कोशिश करती है, पर ज़मीन पर धूल और गंदगी लगी होती है। रोशनी घर के दरवाजे पर खड़ी है, हाथ कांप रहे हैं, कपड़े मिट्टी में सने हैं। आज बड़ी जल्दी आ गई। इतनी जल्दी तेरे सारे समोसे बिक गए। ला पैसे ला। कितनी कमाई की आज तूने। माँ, मैं रास्ते में गिर गई थी और सारे समोसे बिखर गए। एक पल की चुप्पी होती है, फिर सुषमा का गुस्सा फट पड़ता है। क्या तू पैसे नहीं लाई? हर रोज तेरे वजह से घर का खाना बनता है। बोझ है तू, बोझ। बेटी कहने में भी शर्म आती है मुझे। वह पास आकर रोशनी को धक्का देती है, चप्पल उठाकर मारती है। अब क्या खाएंगे हम? हाँ, क्यों जिंदा है तू? क्यों नहीं डूब मरी कहीं? माँ, गलती हो गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी माँ। निकल जा इस घर से। आज से तू मेरी बेटी नहीं। मर जा कहीं जाकर, पर अब इस घर में मत दिखना। रोशनी चुपचाप घर के अंदर गई, एक झोले में कपड़े रखे और घर से निकल गई। सुषमा और उसकी बेटी दरवाजे पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। रोशनी बिना पीछे देखे चली गई, गांव से बाहर जंगल की तरफ के रास्ते पर। वह थकी हुई चलती जा रही थी, हाथ में झोला लटका था और माथे से पसीना बह रहा था। अब उसमें न पैरों में दम बचा था, न मन में कोई उम्मीद। उसका पेट भूख से जल रहा था। सबसे पहले वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंची, जहां एक बूढ़े साधु बैठे थे। उनके हाथ में पीतल का लोटा था, जिसमें वे पानी पी रहे थे। रोशनी मंदिर की दीवार से टिककर बैठ गई। अरे बेटी, तुम कहाँ से आई हो और इस हाल में क्यों हो? कहीं से भी आई हूँ बाबा, अब कोई मतलब नहीं बचा। बेटी, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू कोई भारी बोझ लेकर चली है। बोल, किसने सताया है? घर वालों ने सताया है बाबा। सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया। साधु ने उसके हाथ पैर देखे, जिसमें कमजोरी साफ झलक रही थी। बेटी, दुनिया का बोझ वही उठाता है जिसके अंदर सहने की ताकत होती है, और तुझ में कुछ अलग बात है। बाबा, मेरे नसीब में सिर्फ गाली और मार थी, लेकिन अब सिर्फ अकेलापन है। तू चिंता मत कर बेटा, जो अकेला चलता है वही एक दिन सबसे आगे होता है। तुझे देखकर लग रहा है कि तू बहुत बीमार है। मैं तुझे एक जड़ी बूटी देता हूँ। ये मामूली जड़ी बूटी नहीं है, ये ऐसी बूटी है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। इसे तू अपने पास ही रखना। फिर रोशनी ने बाबा की दी हुई जड़ी बूटी को थोड़ा सा खाया और बाकी अपने झोले में रख ली। जड़ी बूटी खाते ही रोशनी की थकान जैसे गायब हो गई और थोड़ा मन भी ठीक लगने लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपकी जड़ी बूटी खाते ही मेरे शरीर का दर्द चला गया और मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। बेटी, इस तरह जवान लड़की को जंगलों में भटकना ठीक नहीं होता है। आखिर आप कौन हैं बाबा, जो मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं? मैं वह हूँ जो राह दिखाता हूँ, लेकिन अब आगे तुझे खुद चलना। आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा। उसके कानों में बाबा की बातें गूंज रही थीं। लगता है अब और नहीं चल पाऊंगी। बाबा ने कहा था किस्मत आगे है, पर यह रास्ता तो खत्म ही नहीं होता। चलते चलते उसकी आंखें भारी हो गईं, माथा चकराया और वह सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। जंगल के रास्ते में एक राजा अपने 2 सिपाहियों के साथ शिकार से लौट रहे थे। रोशनी वहीं सड़क किनारे बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा तप रहा था और सांस धीमी हो चुकी थी। तभी सबसे आगे चल रहे सैनिक ने उसे देखा और राजा से कहा, महाराज, रास्ते में कोई बेहोश लड़की पड़ी है। सैनिकों ने रोशनी को गोद में उठाया और सीधा राजमहल की ओर रवाना हो गए। रास्ते भर रोशनी बेहोश रही। रोशनी के बेहोशी की सूचना पहले ही राजवैद्य को भेजी जा चुकी थी। राजमहल के भीतर रोशनी एक पलंग पर लेटी थी। पास ही वैद्य उसका इलाज कर रहे थे। राजा वहीं खड़े थे। चिंता की बात नहीं है महाराज, लड़की थोड़ी कमजोर है और भूखी भी बहुत रही है, इसीलिए बेहोश हो गई है। एक दिन में ठीक हो जाएगी। ठीक है, जब होश आ जाए तो मुझे खबर दे देना, मैं खुद मिलूंगा।
एक दिन के बाद रोशनी को होश आया। उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि एक सुंदर से कमरे में वहीं लेटी हुई है। पास खड़ा सेवक पानी लेकर आया। अब चिंता मत करो, वैद्य जी ने कहा है आपको आराम करना है। मैं कहाँ हूँ? आप राजमहल में हो। राजा ने आपको रास्ते से उठाया था और इलाज करवाया। थोड़ी देर बाद राजा खुद कमरे में आए। अब तबीयत कैसी है लड़की? ठीक है, लेकिन आप लोग कौन हैं? मैं इस राज का राजा हूं। तू कौन है और यूं जंगल में अकेली क्यों पड़ी थी? मेरा नाम रोशनी है। मुझे घर से निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया तुमको घर से? इसके बाद रोशनी राजा को सारी बात बता देती है। राजा रोशनी की बातें सुनकर चुप रह गए। उन्हें रोशनी की आंखों में कुछ सच्चाई नजर आई। ठीक है, जब तू ठीक हो जाएगी फिर सोचेंगे तुझे महल में क्या काम देना है। राजमहल में रोशनी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। राजा ने देखा कि यह लड़की कोई साधारण नहीं है। उसमें एक अजीब सी शांति, मेहनत और सच्चाई की चमक थी। उन्होंने अपनी दासियों से कहा कि रोशनी अब राजमहल में ही रहेगी। राजमहल के बाग में पौधे लगाती, सफाई करती और फूलों की देखभाल करती थी। वहाँ के लोग जल्दी ही उसे पसंद करने लगे, क्योंकि वह बहुत नम्र, मेहनती और मुस्कुराने वाली लड़की थी। इधर रोशनी की सौतेली माँ अब समोसे बनाकर गांव में बेचती थी, पर उसके समोसे कोई नहीं खरीदता था, क्योंकि उनमें कोई स्वाद नहीं होता था। अब दिन पर दिन उसकी घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी बची खुची जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। अब किसी दिन घर में अनाज बनता तो किसी दिन नहीं बनता, और ऊपर से वह गांव के लोगों से कर्ज भी ले रखी थी। अब उसे घर खाली करने की नौबत आ गई थी। जब यह बात राजमहल में रोशनी को पता चली तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह कुछ कर न सकी। तभी उस समय राजमहल में हाहाकार मच गया। अरे सुना तुमने, राजकुमार अर्जुन सिंह फिर से बेहोश हो गए हैं। हे भगवान, कई हकीम, वैद्य और डॉक्टर आए गए, कोई इलाज काम नहीं आ रहा था। रोशनी बाग से लौटते हुए यह सब सुनती है और चौंक जाती है। कृपया मुझे सच बताइए, राजकुमार को क्या हुआ है? राजकुमार अर्जुन कई दिनों से बीमार हैं। कोई दवा, कोई इलाज काम नहीं आ रहा। आज सुबह फिर से अचानक बेहोश हो गए। महल में हाहाकार मच गया है। रोशनी कुछ पल स्तब्ध खड़ी रहती है, फिर दौड़ती है अपने कमरे की ओर। अपनी झोली में से वह जड़ी बूटी निकालती है जो साधु महाराज ने उसे दी थी, और वह जड़ी बूटी लेकर अर्जुन के कमरे की तरफ निकल पड़ती है। कमरे में राजकुमार अर्जुन बिस्तर पर अचेत पड़े हैं। उनकी नब्ज धीमी है। पास में रानी, राजा और कई वैद्य खड़े हैं। रानी की आंखों में आंसू हैं। तभी दरवाजा खुलता है। रोशनी अंदर प्रवेश करती है। सब उसे देखकर चौंकते हैं। महाराज, मेरी यह जड़ी बूटी अर्जुन जी को खिलाकर देखिए। बड़े बड़े वैद्य जिनकी विद्या की मिसाल दी जाती है, वो हार मान चुके हैं, और तुम एक नौकरानी क्या कर सकती हो? रानी, हमने सब काम करके देख लिए। गांव के जितने भी वैद्य थे, हमने सबको एक मौका दिया। क्यों ना हम एक मौका रोशनी को भी दे दे? क्या पता हमारा बेटा ठीक हो जाए। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ठीक है रोशनी, तुम इन्हें जड़ी बूटी दो। रोशनी जड़ी बूटी को पीसकर हल्के पानी में घोलती है और अर्जुन को पिलाती है। सभी की आंखें अर्जुन पर टिकी हैं। एक लंबा सस्पेंस भरा पल बीतता है। फिर अचानक अर्जुन की उंगलियां हिलती हैं। उनकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और फिर कुछ ही देर में अर्जुन खड़े हो जाते हैं। महल में हड़कंप मच जाता है कि एक मामूली सी लड़की की जड़ी बूटी से महाराज अर्जुन ठीक हो गए हैं। महल के सभी सेवक, सिपाही और दासियां रोशनी को सम्मान भरी नजरों से देखने लगते हैं। एक दिन राजकुमार अर्जुन और राजा शांत भाव से बाग में टहलते हुए रोशनी को देखते हैं। पिताजी, जिसने मुझे मौत के दरवाजे से वापस लाया, जिसने बिना किसी लालच के मेरी जिंदगी बचाई, मैं उसी रोशनी से विवाह करना चाहता हूँ। तूने बिल्कुल ठीक निर्णय लिया है अर्जुन। मैं रोशनी को लंबे समय से देख रहा हूं। उसका संयम, उसकी सेवा और उसका दिल, ऐसी लड़की ही एक सच्ची रानी बन सकती है। दोनों रोशनी की ओर बढ़ते हैं। रोशनी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पुत्र अर्जुन के साथ विवाह करो।
तुमने न सिर्फ उसे जीवन दिया बल्कि हमारे मन को भी जीत लिया है। क्या तुम तैयार हो? महाराज, मैं आपके इस प्रस्ताव के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं अर्जुन जी के साथ विवाह के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है। कहो रोशनी। महाराज, मेरी माँ और बहन गांव में हैं। उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। घर बिकने की नौबत आ गई है। मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी महल में स्थान दिया जाए। रोशनी, वो वही माँ है ना जिसने तुझ पर अत्याचार किए? हाँ महाराज, वही है, लेकिन वो मेरी माँ है। उन्होंने जो किया वो शायद उनकी परिस्थितियों ने करवाया हो। मैं उनकी नफरत में खोना नहीं चाहती। माफ करना, लेकिन मेरा मन उन्हें अकेला छोड़ने की इजाजत नहीं देता। तुम्हारा हृदय सच में रानी बनने योग्य है। मैं अभी सैनिकों को भेजता हूँ। सैनिक सुषमा और उसकी बेटी परी को महल लाते हैं। सुषमा महल की भव्यता देखकर लालच से भर जाती है। ये क्या? मेरी सौतेली बेटी रानी बनेगी और मेरी परी बस देखती रहेगी? नहीं, अगर मेरी बेटी रानी बनेगी तो हम राज करेंगे। अब ये खेल बदलना होगा। राजमहल में रौनक है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। रोशनी को दुल्हन बनाने की तैयारी चल रही है। आज रात तेरी किस्मत चमकने वाली है बेटी। मैं जो कहूँ वही करना। रानी की कुर्सी अब रोशनी की नहीं, तेरी होगी। रात में सुषमा चुपचाप रोशनी के कमरे में आती है। बेटी, शादी से पहले ये हलवा खा लो। तुम्हारे लिए खुद से बनाया है। शादी से पहले हलवा खाना हम लोगों में रस्म होता है। रोशनी भावुक होकर खा लेती है और कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें भारी हो जाती हैं। अब तू सो जा रोशनी, बहुत सपने देख लिए तूने। अब मेरी परी रानी बनेगी। वो रोशनी के हाथ, पैर और मुंह बांधकर उसे एक अंधेरे कमरे में फेंक देती है और परी को दुल्हन बना देती है। परी घूंघट डाले मंडप में बैठी है। सब कुछ शांत है, लेकिन कुछ अजीब हुआ। शुभ मुहूर्त आरंभ हो रहा है। अग्नि को साक्षी मानकर विवाह विधि प्रारंभ की जाए। जैसे ही पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, अग्नि की लपट अचानक तेज हो जाती है और पंडित जी का हाथ जल जाता है। अग्निदेव स्वयं अशुभ संकेत दे रहे हैं। पंडित जी, हाथ जले या कुछ भी हो, शादी रुकने नहीं चाहिए। मेरी बेटी को दुल्हन बनाकर ही उठाइए। राजा को यह सुनकर कुछ अजीब लगता है। वह सोच में पड़ जाता है। रोशनी इतना शांत क्यों बैठी है? वह तो किसी का दर्द नहीं देख सकती, पर पंडित जी का हाथ जल गया, फिर भी वो शांत है। हमारे यहाँ एक रस्म है कि शादी से पहले दुल्हन का चेहरा देखा जाए, दुल्हन का घूंघट उठाया जाए। यह सुनते ही सुषमा के हाथ पांव से पसीना छूटने लगता है। वह डर के मारे घबरा जाती है। फिर भला राजा का आदेश कौन टाल सकता है? जैसे ही घूंघट हटाया गया, सब देखकर चौंक गए। ये तो रोशनी नहीं, ये परी है। महल में शोर मच जाता है। दुल्हन बदल दी गई है। सैनिक दौड़ते हैं और एक कोने के अंधेरे कमरे में बेहोश पड़ी रोशनी को खोज निकालते हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। ये सब किसका षड्यंत्र था? कौन है इसके पीछे? तभी सुषमा राजा से कहती है, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने यह सब लालच में आकर किया है। मैं अपनी बेटी का विवाह अर्जुन से करना चाहती थी ताकि वह महलों में रह सके। तुझे माफी नहीं मिलेगी। सुषमा और परी, तुमने महल की गरिमा को ठेस पहुंचाई, पवित्र रिश्तों का अपमान किया। तुम्हें इस राजमहल से अभी निकाला जाता है और दोबारा कभी वापस मत आना। सैनिक सुषमा और परी को घसीटकर बाहर ले जाते हैं। फिर राजा रोशनी के पास आते हैं और कहते हैं, क्या तुम अब इस विवाह के लिए तैयार हो? हाँ महाराज, अब मैं तैयार हूँ, पर इस बार डर के नहीं, गर्व के साथ। अर्जुन और रोशनी अग्नि के साथ फेरे लेते हैं। महल तालियों और मंगल गीतों से गूंज उठता है।